अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल चाइना का मोस्ट एम्बिशियस टाइप 003 फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस निकल के आई, जिसमें उस चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर ने जो तमाम सी बॉर्न कैरियर ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म किया। एंड पहली दफ़ा आउटसाइड यूएसए किसी दूसरी कंट्री ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके साथ टेस्टिंग को सक्सेसफुल कंप्लीट किया है। एंड इवन इसी ईमाल्स कैटापल्ट के थ्रू J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च किया गया, उसके भी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया, जो कि ये पॉइंट अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने F-35 के साथ अचीव नहीं कर पाया। तो कल से इसी टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है एंड ना चाहते हुए भी हर कोई चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसको अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाता है। किस तरह से उन्होंने अपनी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर एक कॉन्फिडेंस शोकेस किया, लिमिटलेस R&D परफॉर्म की, लिमिटलेस बजट उनको दिया एंड उसके रिजल्ट्स आज इनको जो है वो भरपूर तरीके से देखने को मिल रहे हैं कि एक ईमाल्स एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। एंड ना सिर्फ यहाँ पर एक एडवांस्ड कैरियर है बल्कि उसके ऊपर जितने भी ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सी बॉर्न कैरियर ऑपरेटेड एवैक्स हो, चाहे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, J-35 का कैरियर बेस्ड वर्जन हो, चाहे J-15 जैसा एक पोटेंट कैरियर ऑपरेटर हो एंड उसी का डेरिवेटिव फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट J-15DT, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी चाइना ने सक्सेसफुली डेवलप करके अपने कैरियर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया, जिनकी जो रॉ कैपेबिलिटीज है वो इवन अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को एक्सीड करती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स एक अनप्रेसिडेंटेड लीड के साथ चल रहा है एंड कुछ एरियाज यहां पर ऐसे हैं जहां पर चाइना लीड लेकर चल रहा है। लेकिन हमें बात ये भी दिमाग में रखनी है कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपीरियंस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ वर्ल्ड वॉर 2 से चला आ रहा है, वेयर एज चाइना की तरफ से कुछ ही टाइम पहले, तकरीबन 15 से 20 साल पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक्सपीरियंस जो है वो उनका स्टार्ट हुआ। लेकिन 15 से 20 सालों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की वो 80 साल की जो प्रोग्रेस है उसको रीच आउट करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। तो ये अपने आप में प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा लेवल है एंड श्योरली जहां पर पूरी दुनिया और इवन एनिमीज भी चाइना को अप्रिशिएट करें तो ये अप्रिसिएशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इन सब को डिस्कस करने से पहले ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाइना से सीखने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है एंड स्पेशली बीइंग अ कंट्री जो कि चाइना की एविएशन इंडस्ट्री के साथ पिछले 20 ईयर्स से एक हाई लेवल के ऊपर कोलैबोरेट कर रही है। इस बात के अंदर कोई डाउट नहीं है कि आज जितनी भी पाकिस्तान अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिजिनाइजेशन को अचीव कर पाया है, इस इंडेवर के अंदर चाइना ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और इवन प्रेजेंट डे तक चाइना हमें इस मामले में सपोर्ट करता आ रहा है ताकि हम भी अपनी एक एयरक्राफ्ट और वेपन मैन्युफैक्चरिंग की इंडिजिनस बेस को बना सकें। पब्लिकली बात करें तो सिर्फ 10% डेटा अवेलेबल है पाकिस्तान और चाइना की एविएशन इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन का। मेनली पब्लिक के पास परसेप्शन है कि पाकिस्तान और चाइना सिर्फ JF-17 थंडर प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिजिनसली कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये सिर्फ 10% डेटा है। जो 90% है वो बिहाइंड द कर्टन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एंड सिर्फ एविएशन सेक्टर के अंदर बात करें, मिलिट्री एविएशन सेक्टर के अंदर, तो इस टाइम के ऊपर 50+ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें वेपन सिस्टम्स भी आते हैं, एडवांस्ड एवियोनिक्स भी आती हैं, इवन AESA रेडार्स के अंदर भी चाइना हमें एक्टिवली हेल्प आउट कर रहा है ताकि हम इंडिजिनसली ऐसे रेडार्स को मैन्युफैक्चर कर पाएं। उसके बाद बाकी एयरक्राफ्ट के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर भी जॉइंटली काम चल रहा है। तो मतलब कि एक तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एविएशन इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन एक बहुत ही बड़े लेवल पर है, ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड इस सेक्टर के अंदर ये दो कंट्रीज इतनी इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर चाइना के अंदर कोई सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट एविएशन सेक्टर के अंदर हो रही है, मींस कि आज वो J-35 एयरक्राफ्ट को डेवलप कर चुके हैं, दूसरे उनके जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने केपेबल हो रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा बिकॉज हम उनके साथ एक्टिव कोलैबोरेशन के अंदर है। इसकी आप एक सिंपल एग्जांपल देख लें तो JF-17 ब्लॉक 1 से ब्लॉक 3 का जो सफर है वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर तो पाकिस्तान में होता है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के अंदर जो साल दर साल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आया है, वेपन अपग्रेड आया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया है कि चाइना इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। उनकी R&D कैपेबिलिटीज की वजह से जो कुछ वो नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर लगाई जा रही है, उसका TOT हमें मिलता है और फिर उसी टेक्नोलॉजी की बेस पर हम इस टाइम के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग प्रोसेस है। जिस तरह से चाइनीज नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं उसी तरह से पाकिस्तान को उसका एक्सेस जो है वो मिलता जा रहा है। दैट इज वाई चाइना एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो भी अचीवमेंट करता है वो उनके लिए सिग्निफिकेंट तो होती ही है, साथ ही साथ वो पाकिस्तान के लिए भी सिग्निफिकेंट होती है बिकॉज यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव कोलैबोरेशन चल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो PFX प्रोजेक्ट है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर काफी ज्यादा ओपिनियंस आ रहे थे कि
पाकिस्तान को तुर्की को एज अ पार्टनर चुनना चाहिए या फिर किसी और कंट्री को एज अ पार्टनर लेना चाहिए, लेकिन हम शुरू से आपको कहते आ रहे हैं कि जिस तरह का इस मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस अब चाइना का डेवलप हो चुका है, पीएफएक्स के लिए चाइना से बेहतर पार्टनर आपको नहीं मिल सकता, जो कि मॉडर्न और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के हर क्रिटिकल पॉइंट को समझता है, हर क्रिटिकल कंपोनेंट को इस टाइम के ऊपर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स वो आपको इसके बारे में प्रोवाइड करवा सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट जो पीएफएक्स के मामले में आपको चाइना से मिलेगी वो बिल्कुल ही अनपैरेलल है, उसको और कोई कंट्री कम्पीट नहीं कर सकती। बाकी जितनी भी हमारी एलाइड कंट्रीज हैं उनकी जो एविएशन इंडस्ट्रीज हैं वो कैपेबल तो जरूर है और कहीं ना कहीं मैच्योर भी हैं, लेकिन चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री के लेवल को अचीव नहीं कर पाती, कहीं से भी उसके क्लोज भी नहीं आती जितना कि चाइना इस टाइम के ऊपर अपने एविएशन सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस कर चुका है और जितना हमारा एक्सपीरियंस है उनके साथ। याद रखें इन सेक्टर्स के अंदर जो एक्सपीरियंस है दूसरी कंट्री के साथ वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। सो चाइना के केस में वो भी प्रेजेंट है, 20-25 साल का हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस है एंड उस एक्सपीरियंस के अंदर चाइनीज हमारे साथ एक्सेप्शनली चले हैं, हर मोमेंट के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प आउट किया है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। सो सऊदी अरब एज अ फाइनेंशियल पार्टनर एंड चाइना एज अ टेक्निकल पार्टनर, इस तरह से अगर पीएफएक्स प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट लेआउट होता है तो फिर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज रियलिस्टिकली अगर बात करें तो फेलियर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही डिले कोई ऑप्शन है। पीएफएक्स के साथ अगर कोई मिसहैप होता है तो हमारा जो पूरा इंडिजिनस इकोसिस्टम है वो दांव पर लग जाएगा एंड एसेंशियली हमारे पास फ्यूचर में इंडिजिनसली प्रोसीड करने के लिए कोई स्टेप नहीं बचेगा। तो पीएफएक्स का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस प्रोजेक्ट के साथ ये जो पार्टनर स्ट्रेटेजी है सऊदी अरब की एज अ फाइनेंशियल पार्टनर और चाइना की एज अ टेक्निकल पार्टनर, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल है इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए एंड इसी प्रोजेक्ट को लेकर फिर फ्यूचर के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। आई होप कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।